हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम के विषय में पढ़ा था और गॉसेस थ्योरम को किस तरीके से प्रूव किया जाता है वो सीखा था। आज हम गॉसेस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग straight uniformly charged wire, uniformly charged wire। ओके, तो हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कुछ इस तरीके से। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है। ओके, इसमें प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इस चार्ज वायर में प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके फ्रेंड्स, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कंसीडर a long straight wire in which plus q charge uniformly distributed ओके, ये लॉन्ग वायर है जिसमें प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, इस वायर में प्लस क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसकी लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, तो देन हमारे पास क्या होगा, देन वी हैव लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज क्या होगी वो, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे से क्यू की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा एल। ओके, तो हम इसे इक्वेशन 1 कह सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 ले सकते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, नाउ let P be a point at which electric field intensity required. Let P be a point at which
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेटेड। ओके, तो P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट P से पास होकर के जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट P से होकर के जाने वाला एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इस पॉइंट P से होकर के जाने वाला एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। ओके, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, r। ओके, क्योंकि ये इसके ठीक पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस जितनी होगी वही इसकी रेडियस भी हो जाएगी। ओके, और सपोज इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमारे पास l है। सपोज ये लेंथ l है। ओके, now let us draw a cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface through point P, through point P। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट, ये ds, ये ds है। ओके, इस सरफेस एलिमेंट की जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा बाहर की ओर को। ओके, और इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ठीक बाहर की ओर को होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ठीक बाहर की ओर को होगी। ओके, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ठीक बाहर की ओर को होगी, और उसके ठीक पैरेलल हमारे पास एरिया वेक्टर भी होगा। ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है ds, जिसका एरिया है, मैग्नीट्यूड है, उसका एरिया वेक्टर ठीक बाहर की ओर को होगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर बाहर की ओर को। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P, उसकी डायरेक्शन और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इनके बीच में एंगल क्या है, यहाँ पर 0 डिग्री है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट से पास होकर के जाने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे सबसे पहले। ओके, नाउ कंसीडर an infinitely small element, consider an infinitely now consider an infinitesimally small element of small area ds, area ds
Okay, then the small amount of flux pass through this element. Okay friends, then then the small amount of flux pass through the element ds, pass through this element ds h. ओके, तो कितना हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, डी फाई इज इक्वल टू डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. ओके फ्रेंड्स, अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा ई डी एस कॉस 0. ओके, अब कॉस 0 1 होता है तो कितना आ जाएगा, ई डी एस के बराबर आ जाएगा. ओके, ये तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट से पास होकर के जाने वाला फ्लक्स निकाल लिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकाल दिया. ओके, अब नाउ इस टोटल गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे अब हम. ओके, नाउ द टोटल फ्लक्स पास थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, pass through the whole Gaussian surface is. ओके, तो वो हो जाएगा, इसका ही इंटीग्रेट कर देंगे हम. टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस. ओके, अब ये जो ई है तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो और ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ds. ओके, अब ये क्या है क्लोज्ड इंटीग्रल ds, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया. ओके, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच. ओके, 2 पाई आर इसकी सरकमफेरेंस हो गई और h इसकी हाइट हो गई. यहाँ पर हाइट क्या है, हमने l ली हुई है. ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेयर क्लोज इंटीग्रल ds इज इक्वल टू 2 पाई आर एल. ओके, तो इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, 2 पाई आर एल कर देंगे. ओके, यहाँ पर h की जगह पर हाइट जो है वो l ली हुई है हमने, तो ये 2 पाई आर एल हो जाएगा. ओके, तो इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे. ओके, नाउ by using Gauss's theorem, हमें क्या पता है Gauss's theorem के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है. नाउ by using Gauss's theorem. ओके, गॉस की थ्योरम से हम जानते हैं जो टोटल फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से पास होकर के जाने वाला, वो कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके फ्रेंड्स, तो ये हम गॉस की थ्योरम से जानते हैं, तो इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं. ओके, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों ही टोटल फ्लक्स हैं. ओके, इस गॉसियन सरफेस, इस क्लोज्ड सरफेस से पास होकर के जाने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो इक्वेशन 2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इक्वेशन 3 भी रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, तो इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट कर देंगे अब. ओके, तो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3. Now equating equation 2 and 3. Now equating equation 2 and 3, तो दोनों इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर दो. ठीक है, इक्वेशन 2 में हमें क्या मिला, E इंटू 2 पाई आर एल. ओके, ये इक्वल होगा Q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट के। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर से हमें ई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो ई क्या आ जाएगा यहाँ पर से, क्यू अपॉन, इसको यहाँ ले जाओ तो हो जाएगा 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ओके, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। ओके, नाउ इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला था, क्यू अपॉन एल इक्वल्स टू क्या था, लैम्डा था, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय यूजिंग इक्वेशन 1। क्या थी इक्वेशन 1, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल थी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर, इम्प्लाइज दैट ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एल की जगह पर लैम्डा रख दो तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, तो यही हमें एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ओके, या फिर हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखेंगे उसे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर कैप। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाला सरफेस सपोज ये रीजन 1 है, ये रीजन 1 है, ये दूसरा रीजन है और ये तीसरा रीजन है। ओके, तो रीजन 1 से तो फ्लक्स पास होगा, लेकिन रीजन 2 और 3 से जो है फ्लक्स पास नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, उसका रीजन देख लीजिए। सपोज यहाँ पर एक हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया। ओके, यहाँ पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट ds ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा ds। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का होगा, ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का हो गया। ओके, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो अगर 90 डिग्री यहाँ पर है तो इस स्मॉल एलिमेंट से पास होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा इस रीजन में। ओके, इन रीजन 2, इन रीजन 2 कितना होगा फ्लक्स, डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, थीटा तो 90 डिग्री है तो थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। अब कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। ओके, तो कितना फ्लक्स पास हुआ, 0 फ्लक्स। ओके, तो इस रीजन में कोई भी फ्लक्स, इस रीजन से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ओके, जितना भी फ्लक्स पास होगा वो इस रीजन में होगा, इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में, दूसरे और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड रीजन में से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ओके, तो इसे हम लिख भी सकते हैं, नो फ्लक्स पास थ्रू, नोट में लिख दो यहाँ पे, नोट में नो फ्लक्स पास थ्रू फ्रॉम रीजन 2 एंड 3। ओके, इस 2 एंड 3 रीजन से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब अगर ये जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है, अगर ये किसी मीडियम में रखी हो तब कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इन मीडियम, इन मीडियम हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ओके, इसके साथ एक के भी आ जाएगा टर्म, R इंटू आर कैप। ओके, जहाँ पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ओके, वेयर के where k be the dielectric constant, dielectric constant of the medium। ओके फ्रेंड्स, तो अगर फ्री स्पेस में ये इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर रखी हुई है तब इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इतनी आएगी। ओके, फ्री जब फ्री सरफेस में होगा, फ्री स्पेस में होगा। ओके, जब ये जो इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर अगर किसी मीडियम में रखी हो तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आएगा। ओके, तो यहाँ पर के टर्म भी आ जाएगी जहाँ पर के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो ई है वो डिस्टेंस के साथ कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। Here we can see that E is inversely proportional to R. ओके जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सिर्फ आर वेरिएबल है। आर को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। ओके, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन करेंगे, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में हम डिस्टेंस ले लेते हैं। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। ओके, तो ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस आर। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके, तो फ्रेंड्स ये वाला एप्लीकेशन भी गॉसेस थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अक्सर पूछा गया है एग्जाम में, किसी लॉन्ग स्ट्रेट इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक्सप्रेशन फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम गॉसेस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ uniformly charged thin spherical cell. Uniformly charged thin spherical cell. ओके फ्रेंड्स, तो ये दूसरा एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का, तो चलिए इसे भी करते हैं। हमारे पास एक थिन स्फेरिकल सेल है कुछ इस तरीके से, ओके, ये एक थिन स्फेरिकल सेल है हमारे पास, थिन स्फेरिकल सेल। ओके, इस थिन स्फेरिकल शेल में प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस में। जो प्लस क्यू चार्ज है इसके सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके फ्रेंड्स, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि ये शेल है, शेल में जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके आउटर सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर चार्ज 0 होता है। ओके, तो अब इस स्फेरिकल चार्ज सेल की, जो ये स्फेरिकली चार्ज जो सेल है इसकी जो रेडियस है वो सपोज कैपिटल आर है। ओके, तो कंसिडर अ स्फेरिकल सेल
consider a spherical shell of radius capital R, okay, and plus q charge distributed, and plus q charge is uniformly distributed over its surface such that इसका सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है, ओके तो सच दैट हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, सच दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ओके। ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है सच दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए होगी, ओके। तो ये कितना आएगा, ए क्या है यहाँ पर, इसका स्पेयर का सरफेस एरिया है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ओके। अब हमें इस स्पेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पी पर, ओके। तो नाउ फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं जब कोई पॉइंट पी इस स्पेरिकल सेल से आउटसाइड हो, केस फर्स्ट, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट, ओके। पॉइंट, कोई पॉइंट पी है हमारे पास जो कि इस स्पेरिकल सेल से बाहर है, ओके। सपोज पॉइंट पी ये है, यहाँ पर ये कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ओके। ये जो पॉइंट पी है इसकी इस सेंटर ओ से डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ पर तक का आर है, ओके। ये डिस्टेंस सपोज आर है, ओके फ्रेंड्स। तो नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पी से पास होकर के जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ओके। तो इस पॉइंट पी से पास होकर के जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले, ओके। कुछ इस तरीके से, ओके फ्रेंड्स। तो ये गॉसियन सरफेस है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, ओके। अब इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस में हम एक छोटा सा एलिमेंट ds कंसीडर कर लेंगे, सपोज ये एक स्मॉल एलिमेंट ds है, ds इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक, इस स्पेरिकल जो जो एक स्मॉल एलिमेंट है इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा ds, ओके। और इस सेल की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी ठीक इसके पैरेलल बाहर की ओर को होगा, इस ds के पैरेलल बाहर की ओर को होगी, ओके। इस स्पेरिकल सेल की वजह से पॉइंट पी पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन इस ds के पैरेलल होगी और ठीक बाहर की ओर को होगी, ओके फ्रेंड्स। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट से पास होकर के जाने वाला फ्लक्स निकाल देंगे, ओके। फिर उसके बाद इस होल गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाले फ्लक्स निकालने के लिए हम उस स्मॉल एलिमेंट से पास होकर के जाने वाला जितना भी फ्लक्स आएगा उसका इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ओके। तो नाउ कंसिडर अ पॉइंट P, consider a point P at which consider a point P at distance r from point O, from
पॉइंट ओ एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड। ओके, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ let us draw now let us draw a spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface। ओके, ये GS जो है ये स्पेरिकल, ये गॉसियन सरफेस है फ्रेंड्स, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। लेट अस ड्रॉ अ स्पेरिकल गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट, पास थ्रू पॉइंट, पास थ्रू पॉइंट P and let ds be its small element। okay, very small element, its small element। ओके, तो हमने एक ds का एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया। ओके, नाउ द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास थ्रू दिस एलिमेंट। नाउ the small amount of flux pass through this element now the small amount of flux pass through the element ds is, कितना होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स ई डॉट डी एस। ओके फ्रेंड्स, अब ये दोनों तो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ई डी एस कॉस जीरो। ओके, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आ जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, ई डी एस के बराबर आ जाएगा। ओके, अब टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकाल देंगे इस होल गॉसियन सरफेस से। नाउ द टोटल फ्लक्स पास थ्रू द होल गॉसियन सरफेस, होल गॉसियन सरफेस इज, कितना हो जाएगा वो, इसी का इंटीग्रेट कर देंगे हम। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस। ओके, तो यहाँ पर से ई बाहर हो जाएगा ये। ओके, तो इतना आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई, क्लोज इंटीग्रल डी एस। ओके, अब ये क्या चीज़ है, इतना पोर्शन, ये क्या चीज़ है, ये है इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। ओके, तो ये पोर्शन क्या है, इतना, ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इस स्फीयर का सरफेस एरिया है। तो हम क्लोज इंटीग्रल ds की जगह पर क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इसका सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है। ओके, तो कितना आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई। अब इस गॉसियन सरफेस जो आउटर स्फीयर है, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, स्मॉल आर है। तो कितना आ जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 5 ई इज इक्वल टू इतना। तो इसे हम इक्वेशन 2 कह देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम हमें क्या पता है, नाउ बाय गॉसेस थ्योरम जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे। ओके, अब ये दोनों ही इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स हैं, तो इन दोनों इक्वेशनों को हम इक्वेट कर देंगे। ओके, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3। ओके, तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये
ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इम्प्लाइज दैट यहाँ पे से क्या मिल जाएगा हमें, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π∈0, ये यहाँ जाएगा इंटू r²। ओके फ्रेंड्स, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/4π∈0 क्यू अपॉन r²। ओके, तो ये कहाँ के लिए आ गया, आउटसाइड पॉइंट के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये कुछ उस तरीके का ही फॉर्मूला आ रहा है जो हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था हमारे पास, 1/4π∈0 इन क्यू अपॉन r², यही आता था। और यही यहाँ पर स्फेरिकल सेल की वजह से भी पॉइंट पी पर आ रहा है। ओके, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये जो स्फेरिकल सेल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो देयरफॉर फॉर आउटसाइड पॉइंट P, the spherical shell acts as a point charge। ओके, ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 सिग्मा इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, चार्ज पर यूनिट एरिया था, तो 4πr² था ये। ओके, तो यहाँ पर से Q की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास, Q इज इक्वल टू 4πR² इंटू सिग्मा। ओके, तो Q की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, सपोज ये इक्वेशन 4 है। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें क्या मिल जाएगा, नाउ therefore इक्वेशन 4 becomes, इक्वेशन 4 कितनी बन जाएगी, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, E आउटसाइड 1/4π∈0, क्यू की जगह ये पुट कर दो 4πR² सिग्मा अपॉन स्मॉल r²। ओके, इस 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा R² अपॉन स्मॉल r²। ओके, एक एक्सप्रेशन ये भी है इसका आउटसाइड पॉइंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन करेक्ट हैं, ये सिग्मा के टर्म्स में है, ओके, और ये चार्ज के टर्म्स में है, ये वाला एक्सप्रेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल फॉर आउटसाइड पॉइंट, जब पॉइंट P इस स्फेरिकल सेल से बाहर है किसी पॉइंट कहीं पर। ओके फ्रेंड्स, अब अब इसी का सेकंड केस ले लेते हैं, जब ये पॉइंट P इस स्फेरिकल सेल के ही सरफेस पर कहीं पर हो। ओके, अब ये पॉइंट P यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, सेकंड केस, अब केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड, at the surface of spherical shell। ओके, अब जब ये पॉइंट P इस स्फेरिकल शेल के ही सरफेस में आ जाएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे, तब उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा डायग्राम। अब सेल जो है वो ये हमारे पास सेल था, ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है कुछ इस तरीके की। ओके, इस स्फेरिकल शेल में ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके आउटर सरफेस में। ओके, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, ये हमारे पास सेंटर है इसका, ये सेंटर है O। ओके,
और ये जो पॉइंट पी है जो पहले आउटसाइड था अब इसके सरफेस में आ गया है, तो पॉइंट पी अब हमारे पास यहाँ पर है। ओके, ये पॉइंट पी है, ठीक। तो ये तो इसकी रेडियस है कैपिटल आर। जब पॉइंट पी इसके सरफेस में आ जाएगा तो ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इन दिस केस क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दिस केस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, तो हमें क्या मिला था पहले वाले एक्सप्रेशन में, जब पॉइंट पी बाहर था तब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था 1/4πε0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस केस में जब सरफेस पे पॉइंट पी है तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के बराबर है, तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, तो ये कहाँ पर के लिए, सरफेस के लिए, एट सरफेस। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इतना मिलेगा इस शेल की वजह से। ओके, अगर हम इसे सिग्मा की टर्म्स में लिखना चाहें, अब Q इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा। ओके, तो Q की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह ये पुट कर दो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये सरफेस पर सिग्मा के टर्म्स में, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है, ये चार्ज के टर्म्स में है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास एट द सरफेस निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इस पॉइंट पी पर। ओके, अब थर्ड केस ले लेते हैं जब ये पॉइंट पी इस स्फेरिकल शेल के अंदर हो। ओके, अब थर्ड केस ले लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड। ओके, फॉर इनसाइड पॉइंट, अभी जो पॉइंट पी है स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं पे है, तो ये हो जाएगा केस थर्ड फॉर इनसाइड पॉइंट्स, फॉर इनसाइड पॉइंट। ओके, तो इनसाइड पॉइंट के लिए जो स्मॉल आर है वो इस कैपिटल आर से छोटा होगा। ओके, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो अब कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी, ये हमारे पास शेल है स्फेरिकल शेल। ओके, इस स्फेरिकल शेल में ये पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था कुछ इस तरीके से, इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज। ओके, और ये हमारे पास सेंटर है इसका ओ। अब जो पॉइंट पी है ये तो इसकी रेडियस हो गई आर, ठीक है। अब ये जो पॉइंट पी है, सपोज वो पॉइंट पी हम अंदर ले लेते हैं कहीं पे, सपोज अब पॉइंट पी पहले तो बाहर था फिर उसके सरफेस में है, अब अंदर कहीं पर, सपोज यहाँ पर है वो पॉइंट पी। ओके, तो अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब सेंटर से इस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस जो है वो आर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस पॉइंट पी से पास होकर के जाने वाला गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ये गॉसियन सरफेस है। ओके, ये क्या चीज़ है, गॉसियन सरफेस, जीएस। ओके, तो अब देखिए ये जो गॉसियन अब जो स्फेरिकल शेल है इसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पर। ओके, तो इस शेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस सेल के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है पॉइंट पी से पास होकर के जाने वाला, उस गॉसियन सरफेस के से जो इंक्लोज चार्ज है वो तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। ओके, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है। ओके, तो इस गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ओके, जब फ्लक्स जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, जीरो होगी एट पॉइंट पी। ओके,
तो इसलिए पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ if the point P if the point P lies inside the shell at distance r which is less than capital R, then in this case Gaussian surface encloses zero charge. ओके, देन इन दिस केस गॉसियन सरफेस इंक्लोजेस जीरो चार्ज। ओके, ये हमने पॉइंट पी से पास होकर जाने वाला गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इसके अंदर। देन इन दिस केस गॉसियन सरफेस encloses जीरो चार्ज। ओके, कोई भी चार्ज नहीं होगा इसके अंदर, जीरो चार्ज। ओके, तो दैट इज हमारे पास चार्ज क्या है, जीरो है। ओके, तो अगर चार्ज जीरो है तो इस गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो भी जीरो होगा। तो गॉसियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू, वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके, अब यहाँ पर क्यू जीरो है तो पूरा फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर से हमें क्या मिल जाएगा, ई और ये क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसका सरफेस एरिया कुछ ना कुछ तो है ही, अब सरफेस एरिया तो जीरो हो नहीं सकता। ओके, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जीरो के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इनसाइड पॉइंट के लिए क्या मिल गया, जीरो मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जीरो मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at all points inside the sphere, inside a uniformly charged cell, is जीरो। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर जीरो होगी हर पॉइंट पे। ओके फ्रेंड्स, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डिस्टेंस r के साथ वेरिएशन देख लेते हैं, किस तरीके से वेरी कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ वेरिएशन और variation of electric field with distance r। ओके, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, विद डिस्टेंस r। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर है O, ये सपोज हमारे पास स्फेरिकल सेल है। ओके, ये स्फेरिकल सेल है, इसका सेंटर है O। ओके, तो ये सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है इसकी रेडियस है कैपिटल R, ये वाली, ये सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस कैपिटल R है, और इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज। इसे थोड़ा सा
सा नीचे कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये इसका सेंटर है। ओके फ्रेंड्स, अब हमको फॉर्मूला पता है जो आउटसाइड के लिए था। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना था? 0 था। ठीक है, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और सरफेस पे कितना था? सरफेस कितना आया था वो? 1/4πε0 Q/R²। ओके, और आउटसाइड कितना था? 1/4πε0 Q/r²। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस सेंटर O से R डिस्टेंस तक, यहाँ पर तक, यहाँ पर स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R है, यहाँ पर तक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, क्योंकि वो इनसाइड पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 होगा। ओके, ये ग्राफ इस तरीके का होगा, यहीं पे रहेगा। ओके, ये इनसाइड पॉइंट के लिए है। ओके फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम R ले रहे हैं, और वाई डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ को E है। ओके, अब जब R इक्वल्स टू कैपिटल R है तब हमारे पास सरफेस वाला केस आएगा। ठीक है, इस वाले केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई यहाँ पर। सपोज ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इतनी है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ओके, या फिर इसको ही हम सिग्मा के टर्म्स में अगर लिखें तो कितना आया था हमारे पास? σ/ε0। ओके, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है सरफेस पर। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे ही पॉइंट P इस स्फेरिकल सेल से बाहर गया, उस केस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। कैसे? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। ठीक है, तो अब क्या होगा? आउटसाइड पॉइंट के लिए ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, ऐसे नीचे की ओर को गिरेगा। ओके, तो ये वाला ग्राफ क्या है? आउटसाइड पॉइंट के लिए है ये वाला ग्राफ। ये वाला सरफेस में है, सरफेस पर हो जब R इक्वल्स टू कैपिटल R होगा तब ये जो पॉइंट P सरफेस पर होगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें। ओके, वो मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है। ओके, और जब ये जो R है स्मॉल r, जब ये जो स्मॉल r है कैपिटल R से कम होगा, मतलब इतनी डिस्टेंस पर, तो वो क्या है? इनसाइड पॉइंट है सेल का। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आती है। तो ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 वैल्यू है। ओके, तो ये ग्राफ जो है, इतना पोर्शन जो है वो इनसाइड के लिए दिखा रहा है, E इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए। और ये वाला जो ग्राफ है ये हमें सरफेस के लिए, सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला जो ग्राफ है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रीजन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस R। ओके, ये पोर्शन जो है इतना, वो R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए है, और ये कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए है, और ये वाला जो पोर्शन है वो R लेस देन कैपिटल R के लिए। ओके, ये इनसाइड रीजन के लिए है, ये आउटसाइड, ये वाला पोर्शन आउटसाइड रीजन के लिए है, और ये एट द सरफेस है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉसेस थ्योरम के ही कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।